नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और अब तक की जो 2 क्लासेस हुई उसमें लगभग 11 टॉपिक मैंने रिवाइज करवाए हैं। रैपिड रिवीजन था, बहुत शानदार था और बहुत अच्छा सा रहा और बहुत स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है, होगा। वो समझ चुके हैं कि वास्तव में ये जो 2 घंटे में जो रिवीजन हुआ कितना फ़ायदा हुआ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। बिल्कुल सिलेक्शन हम 100% निकालेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। बस आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि ऑप्शंस जो हैं वो ढंग से चेक करने, उसके बाद राइट आंसर लगाना। जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा और एक प्रश्न पर ज़्यादा समय भी बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। और लैंग्वेज का विशेष ख्याल रखें कि किस प्रकार का, इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तक पेपर के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कल हमारी जो मीटिंग है उसके बाद मैं आपको वीडियो दूंगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बता दूं बहुत ज़्यादा मतलब स्कोरिंग है। कैसे? क्योंकि गलती सबसे ज़्यादा इसी में होती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इसमें इन सभी ग्रामेटिकल पार्ट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप वाक्य शुद्धि का एक आध प्रश्न आए तो उसमें विशेष याद रखें। जैसे सबसे पहले मैं अनावश्यक शब्द की बात करता हूं कि अनावश्यक शब्द को लेकर भी कुछ अशुद्धियों का होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत बढ़िया है। जैसे किसी दूसरे किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। अब चूंकि एक बात है, ये किसी और है, इसका मतलब ही होता है दूसरा। फिर यहां पे दूसरा आवश्यक डालने की जरूरत भी नहीं थी। तो अनावश्यक शब्द डालने से वाक्य का जो चमत्कार है वो नष्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। जैसे एक उदाहरण और है, जज ने, तो इसका क्या होगा? किसी और से परामर्श लीजिए, यूं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, मृत्युदंड की सजा दी। तो अब जब दंड दे दिया तो सजा देना फिर बाकी रह गया था कि जज साहब है या है क्या, ये है ना। जैसे वह प्रातः काल के समय दौड़ने जाता है, घूमने जाता है। तो काल का मतलब ही समय होता है, फिर इसको अनावश्यक देने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये होता है अनावश्यक शब्द। तो आप जब वाक्य पढ़े तो आप देखेंगे कहीं किसी वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा होता है अनुपयुक्त शब्द। अनुपयुक्त शब्द का मतलब, जैसे एक तो सीधा होता है सीमा सुरेश की स्त्री है। तो सीमा सुरेश की स्त्री है, ये कैसा शब्द है? ये बिल्कुल अनुपयुक्त शब्द है। ये सामाजिक गरिमा के उपयुक्त शब्द नहीं है, अर्थात वो उसकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से होना चाहिए था। या फिर जैसे मान लो ये होता है कि अभी तक दही जमा नहीं है ना, वह दही जमा रही है, वह दही जमा रही है। अब दही को कैसे जमाया जा सकता है? तो यहां पे ये अनुपयुक्त शब्द है। यहां पे क्या शब्द आएगा? दूध। इसकी खास बात क्या है? अनावश्यक शब्दों में तो उस शब्द को हटाने से वाक्य में शुद्धि आती है, और इसमें शब्द को बदलने से वाक्य में शुद्धि आती है। इसमें उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आएगा तब वाक्य में शुद्धि आएगी। ठीक है, तो ये था अनुपयुक्त शब्द। जैसे मैं आपको एक आध और सुना सकता हूं। जैसे मान लो यह 10 रुपए का, सॉरी, यह 10, अच्छा ये नहीं है, हाँ, आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो आकाश में तारे जब तारे शब्द आएगा तो चमकना शब्द नहीं आएगा, तारे टिमटिमा रहे हैं। वैसे ही जैसे उसके गले में बेड़ियां पड़ गई, तो गले में बेड़ियां कैसे पड़ सकती है? उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई, तो अनुपयुक्त शब्द आता है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें। तीसरा होता है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि में जैसे मान लो यह एकांकी बहुत अच्छा है, यह एकांकी बहुत अच्छी है। देखिए, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। आप अगर इस ये लाइन अगर आ जाती है ना, यह एकांकी बहुत अच्छी है, तो इसको कोई अशुद्ध नहीं मानेगा, शुद्ध मानेगा। वो कहेगा हाँ एकांकी है, इसका मतलब यह अच्छी होगा। नहीं, अगर इसको शुद्ध करना है तो यहां अच्छा आएगा, यह एकांकी बहुत अच्छा है, यह नाटक बहुत अच्छा है। विशेष याद रखना, शुद्ध क्या होगा? यह एकांकी बहुत अच्छा है। जैसे और भी देखिए, आत्मा अमर होता है। कल भी मैंने वचन लिंग वाली क्लास ली थी, अगर आपने देखी है तो बहुत बढ़िया। आत्मा अमर होता है कैसे हो सकता है?
होती है, आत्मा अमर होती है होना चाहिए, आत्मा अमर होता है, ये लिंग संबंधी। जैसे ब्रह्मपुत्र असम में बहता है, नहीं, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। ऐसे ही जैसे उसका ससुराल जयपुर में है, जबकि होगा क्या, उसकी ससुराल, ससुराल स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसकी ससुराल जयपुर में है। तो कई बार लिंग संबंधी अशुद्धि आती है, तो उसको भी वाक्य को पढ़ें, समझें कि कोई शब्द आया है तो वो किस प्रकार का होगा। ये एकमात्र टॉपिक ऐसा मानता हूं, हालांकि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो हर टॉपिक में काम आती है। इसमें क्या करना पड़ता है, आप भी ऐसा करें, अगर आपको लग रहा है कि वाक्य पकड़ में नहीं आ रहा है, उस कंडीशन पे जो 4 ऑप्शन होते हैं आपके सामने, है ना, ए बी सी, जो भी आपके सामने 4, आप उसमें उल्टा चलें। यानी कि ये जैसे मान लो उन्होंने पूछा निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आप देखिए भाई ये तो शुद्ध नहीं है, ये तो पक्का शुद्ध नहीं है, ए और सी में देखिए, इस तरह चले, ना कि सीधा शुद्ध ढूंढे, आप उसमें 3 अशुद्ध ढूंढने का प्रयास करें, तो हो सकता है आप आंसर के नजदीक पहुंच जाएं। ठीक है, ये वास्तव में ये बहुत टफ टॉपिक्स में आता है। अब बात करते हैं क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। किसकी बात करते हैं, क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि की, सॉरी, वचन संबंधी अशुद्धि। जैसे एक शब्द आया, वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, तो अब आप खुद, कौवा बोल रहा है, अब आप खुद सोचिए कि अनेक वृक्षों पर एक कौवा अकेला कैसे बोल सकता है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, ये वचन संबंधी, यानी एक वचन होना चाहिए था, यहां बहुवचन कर दिया। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। जैसे मान लो कि आपकी भाषा कौन कौन सी है, तो बोला हिंदी और अंग्रेजी तो मेरी भाषा है, अंग्रेजी तो मेरी भाषा है। अब जब यहां पे 2 भाषाएं आ गई तो एक से अधिक होते ही ये यहां क्या हो जाना चाहिए था, यहां बहुवचन हो जाना चाहिए था। तो ये होती है वचन संबंधी अशुद्धि। अब बात करते हैं अपन क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। किसकी बात करते हैं, क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि, जैसे वही आपने पढ़ा होगा कि यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो यहां पर क्रम भंग होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ऐसा होना चाहिए। जैसे बच्चे को प्लेट में रखकर खिलाओ, है ना, ठीक है, तो बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ, बच्चे को प्लेट में रखकर फल, मान लो फल यहां होता तो बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, तो हमें क्या पता है, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ या फल प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। तो कुल मिला के इसमें क्रम भंग संबंधी अशुद्धि होती है। जैसे और भी उदाहरण है, जैसे वे पुराने कपड़े के व्यापारी, बहुत बढ़िया है, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। अब इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है ना, जैसे कबाड़ वाला है, तो यहां पे होना क्या चाहिए, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। क्या होना चाहिए, वे कपड़े के पुराने व्यापारी है। तो ये होता है क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। इसमें जो शब्द जहां आता है वहां आना चाहिए, वहां आता नहीं है, इस कारण से इसमें वाक्य में दोष आ जाता है। तो ये था क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। उसके बाद में आते हैं कारक संबंधी अशुद्धि। जैसे देशभक्त बड़ी यातनाओं को सहते हैं। अब ऐसा वाक्य आ जाए ना तो हम सोचते हैं नहीं, इसमें कोई गलती है ही नहीं, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, जबकि यहां क्या होगा, यहां कारक संबंधी अशुद्धि है, यानी कारक यानी कर्ता ने कर्म को, ये अनुचित आया है। तो क्या होना चाहिए, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ अनावश्यक कारक आता है, कारक चिन्ह की आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी कारक को जबरदस्ती थोपा जाता है। तो देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, ये होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं अपन, आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। तो अब ये सरल सही लगता है, लेकिन हिसाब से क्या, आज संसद में बजट पर बहस होगी, ये बजट के ऊपर, इसका बजट को के लगा के का के संबंध कारक ऊपर से जोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। तो यहां पर ये होता है कारक संबंधी अशुद्धि। और भी एक उदाहरण बता देता हूं जो टफ होता है उसका। जैसे उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, ये देखिए
बहुत बढ़िया वाक्य। उसने, याद रखें पेपर में छप सकता है, उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। अब ये देखिए, हम किसी को निवेदन करते हैं या किसी से निवेदन करते हैं, यह अनावश्यक कारक है। उसने न्यायाधीश से निवेदन किया होगा। तो ये कई बार क्या होती है कि वाक्य में हर शब्द हमें सही नजर आता है, आपको देखना है कि कारकीय विभक्ति कहीं गलत तो प्रयोग नहीं कर दी है ना। तो कारकीय विभक्ति का विशेष विशेष ध्यान रखें, याद रखें। और उसके बाद आता है सर्वनाम संबंधी, है ना। सर्वनाम संबंधी ये जैसे मेरे को 100 रुपए चाहिए। अब आप जानते हैं कि इसमें सर्वनाम मेरे को क्यों नहीं आ गया, क्या आ जाएगा, मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। जैसे आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, एक वाक्य और लिखा, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। तो इसमें सॉरी, ये तो शुद्ध लिख दिया, आपका उत्तर मुझ से अच्छा है। हाँ, ये वाक्य मान लो आ जाए, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। तो आपका उत्तर मुझसे अच्छा कैसे हो सकता है, यानी कहना क्या चाह रहा था कि आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, मेरे उत्तर से अच्छा है। आप अगर वाक्य को एक से दूसरी बार, दूसरी तीसरी बार अगर वाक्य पढ़ते हैं तो यकीनन उसमें से अशुद्धि आपकी आंखों के सामने होगी। बस धैर्य से पढ़ना, जल्दबाजी से फैसला मत लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि। ये था आपके वाक्य। देखिए, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस पर मैं जैसे सेकंड ग्रेड की, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो मान लो जिन्होंने को हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें मैं ये टॉपिक बहुत विस्तार से कराऊंगा और लगभग 2 से 3 दिन में करवाऊंगा। तो बहुत बढ़िया कराऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को। क्रिया संबंधी अशुद्धि, क्रिया गलत होती है। जैसे मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी। तो प्रतीक्षा कैसे देखी, यहां क्या आना चाहिए, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। जैसे हाँ, ये भी देखिए, उसने मुझे गाली, हम इसको सही मानते हैं कि गुरुजी सर ये मेरे को गाली का निकाल रहा है। हम बच्चे भी ऐसा ही बोलते हैं स्कूल में, सर ये मुझे गाली निकाल रहा है, जबकि उसने मुझे गाली निकाली नहीं, उसने मुझे गाली दी। क्या होगा, उसने मुझे गाली दी, ठीक है। और जैसे राम ने गुरुजी से, हाँ, राम ने गुरुजी से प्रश्न, ये याद रखना, बहुत बढ़िया चीजें बता रहा हूं, पूछा। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा कभी नहीं होगा, इसकी जगह हमेशा आता है प्रश्न करना। ये अपना में प्रश्न पूछना नहीं होता, बल्कि प्रश्न करना शुद्ध माना जाता है। तो ये भी विशेष ध्यान रखें। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, ये होती है आपके क्रिया संबंधी अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि होती है, क्रिया संबंधी अशुद्धि। इस तरह की बहुत सी बढ़िया चीजें हैं जो मैं अगर बता सकता हूं, और एग्जाम में 100% सही भी होगी। इसीलिए देखिए, इस बार जो है 1 अगस्त से मैं ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं नया सेकंड ग्रेड का। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पता है अब मेरा क्षेत्र है पूरा, जिसमें सेकंड ग्रेड में 90 क्वेश्चन व्याकरण के, आगे ग्रेड 3 का एग्जाम होगा उसमें 60 क्वेश्चन व्याकरण के प्लस 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के, तो 80 उसमें है और 110 सेकंड ग्रेड में। तो इसका यानी पूरा क्षेत्र अपना है, और इसमें बेहतर तैयारी। पिछली बार ऑल आसाम 6th रैंक दी थी, इस बार मेरा टारगेट है टॉप 1st रैंकर निकालना। इसीलिए इस बार जीके वगैरह सारी व्यवस्था मैं करूंगा। हर टीचर मेरे सानिध्य, मेरे निर्देशन और मेरे मार्गदर्शन में मेरे साथ रहकर पढ़ाएगा, मैं उस पर बिल्कुल नजर रखूंगा। तो बहुत बढ़िया तैयारी करवाने का विचार है एक बैच, ठीक है। तो आप देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, व्याकरण अगर रुचि से पढ़ाई जाए तो बहुत जबरदस्त होती है। और मैं 30 दिनों की व्याकरण 90 दिन में पढ़ा सकता हूं, 30 दिन में और 3 घंटे में पढ़ा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ज़्यादा लेकिन समय नहीं लूंगा मैं। आपका मुहावरे संबंधी में यूं होता है, जैसे मुहावरे का पानी पीकर नाम पूछना व्यर्थ, इसमें आपको मुहावरों का नॉलेज होना चाहिए। पानी पीकर नाम पूछना व्यर्थ है, तो पानी पीकर नाम पूछना मुहावरा नहीं होता, बल्कि पानी पीकर जात पूछना मुहावरा होता है ना। तो ये गलत हो। जैसे आजकल भ्रष्टाचार के बाजार, नहीं ये नहीं होगा। जैसे हाँ, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे
कान भर गए। अब बातें सुनते कान कैसे भर सकते हैं, यानी कान पक गए, ये होना चाहिए। तो कुल मिला के मुहावरा जो होता है, अगर आपको मुहावरों का नॉलेज है कि भाई वास्तव में मुहावरा ये होता है लेकिन इस वाक्य में ये गलत दे रखा है, तो मुहावरा सही आना चाहिए। वो क्या करेंगे, जैसे कोई भी 9 2 11 होना है तो वो कह देंगे 9 2 13 होना, वो तो 9 2 13 हो गया, है ना। तो वो एक शब्द बदल देंगे। तो आपको सही मुहावरा पता है तो आपकी गलती नहीं होगी। मुहावरे के बाद अंतिम रहती है संयोजक संबंधी। संयोजक जो होते हैं वाक्य को जोड़ने वाले, जैसे मोहन ने लिखा जैसा तुम भी लिखो। देखिए ये बड़ा सरल होता है, जैसा मोहन ने लिखा जैसा तुम भी लिखो, तुम भी लिखो। तो आप समझ सकते हैं जैसा मोहन ने लिखा जैसा तुम भी लिखो, तो जैसा मोहन ने लिखा यहां क्या आएगा, वैसा तुम भी लिखो, तो वैसा आएगा। तो संयोजक संबंधी अशुद्धि है। उसके बाद देखिए, यदि वह रुपया मांगता जब मैं अवश्य देता। अब देखिए ये तो बहुत इजी में पकड़ में आता है, यदि वह रुपया मांगता जब मैं अवश्य देता। यदि वह रुपया मांगता जब मैं अवश्य, अब यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता। कुल मिला के सही संयोजक का प्रयोग करना है, आपको यह पहचानना है यदि तो जैसा वैसा जिसने उसने यूं होता है। लेकिन अगर गलत संयोजक आ गया तो वहां संयोजक संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। तो ये इतने प्रकार की अशुद्धि अपने नवीन हिंदी व्याकरण में है और इससे बाहर पूछी भी नहीं जाएगी। तो ये आपका वाक्य शुद्धि संबंधी टॉपिक मैंने शॉर्ट रिविजन करवा दिया, इससे आपको काफी कुछ अंदाजा मिल जाएगा और फायदा भी मिलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं पर फटाफट कारक ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन शॉर्ट में कारक ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, कर्ण, ठीक है, संप्रदान, अपादान, ठीक है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान। एक सेकंड, हाँ जी, तो अपन करेंगे कारक। तो कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, संबंध होता है क्या, संबंध, अधिकरण, और उसके बाद में संबोधन। हो गए 8 या नहीं हुए, 2 2 4 5 6 7 8 हो गए। इतने होते हैं या कम होते हैं, क्या नहीं सर इतने ही होते हैं। चलिए देखिए कारक में आपको 2 4 चीजें, बहुत शॉर्ट में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बस 2 4 चीजें आपको विशेष याद रखनी है। एक तो ये जो क्या कहते हैं उसे, एक सेकंड मैं नोट्स ओपन कर लूं, 199, हाँ जी। देखिए सबसे पहले कर्ता की बात करता हूं। आपने नोटिस किया होगा कर्ता के साथ ने के बाद में कर्ता ने होता है, लेकिन यहां पर एक इस प्रकार का आपने चिन्ह देखा होगा, यानी केवल और केवल आप यूं ना समझें कि कर्ता के साथ ने आए वही जो क्या कहते हैं कि कर्ता होगा, नहीं। इसमें 2 3 चीजें। देखिए भूतकालीन वाक्य होगा, जैसे राम ने घर या राम ने खाना बनाया, ये भूतकाल ले लिया। राम ने खाना बनाया या खाना पकाया, इसमें देखिए ये भी एक अशुद्धि वाला था, खाना पकाया। यहां पर राम ने, लेकिन ऐसा भी तो होता है सुरेश जाता है, तो यहां पर कौन सा ने आया, फिर भी देखिए हमें कर्ता पूछ लिया तो ये सुरेश है। इसके अलावा और भी देखिए, राजेश द्वारा खाना पकाया गया, राजेश द्वारा खाना पकाया गया। अब देख लिए द्वारा आ गया, फिर भी यहां कर्ता कारक है। और भी देखिए, राजेश को दिल्ली जाना है, राजेश को दिल्ली जाना है, यहां पर भी कर्ता कारक है। ये 4 तरह की स्थितियां होती हैं। तो आपको जैसे और भी एक होती है, ठीक है, राजेश से सोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता। अब आप इन 5 वाक्यों में देखिए, ने तो सिर्फ एक में आया, लेकिन 4 ऐसी स्थितियां हैं जहां पर ने नहीं आया फिर भी कर्ता कारक है। राजेश द्वारा, सुरेश केवल, राजेश को, राजेश से। तो ये न सोचें कि केवल और केवल ने आया वही कर्ता कारक है, कई बार दूसरे तरीकों से भी कर्ता कारक पूछा जा सकता है। आपको कैसे पता लगाना कि कर्ता कारक है अथवा नहीं है या किसमें कर्ता कारक है, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप वाक्य में क्रिया को ढूंढो। पूरे कारक क्रिया पे डिपेंड करते हैं, पूरे के पूरे कारक क्रिया पे डिपेंड करते हैं। आपको क्रिया समझ आ गई, कारक समझ आ गए। कैसे, देखिए सबसे पहले आप क्रिया ढूंढो। इस वाक्य में क्रिया क्या, पकाना। आप पकाने वाले, क्रिया मिल गई पकाया, आप उससे पूछो कौन पका रहा है,
कौन लगा के प्रश्न करो, कौन पका रहा है, बोल देगा राम ने पकाया। इसका मतलब जैसे ही आप कौन क्रिया के तुरंत पहले कौन लगा के पूछोगे, क्रिया तुरंत कर्ता का नाम ले लेगी। ठीक है, कौन जाता है, सुरेश जाता है, खाना पकाया गया, कौन पका, मतलब कौन यानी विभक्ति चेंज हुई, किसके द्वारा पकाया गया, राजेश द्वारा पकाया गया। दिल्ली जाना है, कौन, कौन का मतलब किसको कर दो, किसको दिल्ली जाना है, राजेश को दिल्ली जाना है। ठीक है, कौन किससे सोया, मतलब से आ गया ना, किससे सोया नहीं जाता, राजेश से सोया नहीं जाता, यानी सोने का काम कौन करेगा, जो क्रिया को करता है वही तो करता होता है। बस इतना याद रखें, केवल ने को पकड़ के न बैठें। उसके बाद में बात करते हैं कर्म कारक की। तो जैसा कि आप जानते हैं कर्म के साथ को लगा होता है, लेकिन कई बार कर्म के साथ बहुत बार को नहीं लगा होता है। जैसे राजेश फल काटता है, तो इसका भी वही तरीका है जैसे हमने क्रिया की थी। सबसे पहले वाक्य में आप क्या ढूंढो, क्रिया ढूंढ लो, मिल गई क्रिया। उसके बाद क्रिया को करने वाला ढूंढ लो, मिल गया, और बीच में दोनों के क्या लगा दो। तो राजेश क्या काटता है, उत्तर आया फल, तो उत्तर के साथ को लगा के चेक कर लो, राजेश फल को काटता है। अगर सेट बैठ गया इसका मतलब आपने प्रश्न सही बनाया था, उत्तर सही आया है, और जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। जैसे अब ये जो वाक्य आते हैं, राजेश ने सुरेश को पेन दिया, इसमें जल्दबाजी में कहीं गलती से इसमें कर्म कारक मत कर देना। क्यों, क्योंकि देखिए यही नियम काम करेगा। राजेश ने क्या दिया, तो उत्तर आएगा पेन, और चेक कर लो राजेश ने पेन को दिया, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है फिर, ये संप्रदान है, ये संप्रदान कारक है। ये द्विकर्म क्रिया में जो दूसरा कर्म होता है वो संप्रदान होता है। ठीक है, तो याद रखें कि क्रिया के साथ क्रिया और क्रिया को करने वाला मिल जाए, दोनों के बीच में क्या लगा लो, प्रश्न करो, उत्तर आए, वही कर्म कारक है। इस तरीके से चलें। करण में आप देखिए से, द्वारा, है ना, के सहारे, के सहारे, के माध्यम, ये जो चीजें आती है, जैसे वह बस से दिल्ली गया, वह पेन द्वारा लिखता है, वह पेड़ के सहारे खड़ा है, साधन क्या है खड़ा होने का, के सहारे, वह स्कूटर के माध्यम से बाजार गया। तो ये होता है कर्ण कारक। संप्रदान कारक की पहचान, संप्रदान में जो को चिन्ह लगता है, लेकिन इसके भीतर भाव यही छिपा होता है के लिए का, संप्रदान को के लिए, इसीलिए इसकी पहचान है। जैसे वह राजेश को मिठाई देता है, तो हम इस वाक्य में जानते हैं कि वह क्या देता है, तो उत्तर आया मिठाई, क्योंकि इसमें कर्म कारक है, जो उत्तर आता है वो कर्म कारक है। अब ये संप्रदान है, लेकिन आप नोटिस कर लीजिए इस को के पीछे के लिए छिपा हुआ है। वह राजेश को मिठाई देता है, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है भाई वो राजेश के लिए मिठाई देता है, भाई राजेश को मिठाई देता है, मतलब वह राजेश के लिए मिठाई दे रहा है। तो संप्रदान में यह होता है कि वह कार्य किसके लिए किया जा रहा है, वो मिठाई जो दी गई है वो किसके लिए दी गई है, वो क्रिया जो देने की गई है वो किसके लिए की गई है, और जो किसके लिए पूछोगे तो वो कहेगा राजेश के लिए की गई है। बस, तो को के लिए, जिसके लिए क्रिया संपन्न होती है वो संप्रदान कारक होता है, वो संप्रदान कारक होता है। उसके बाद आता है अपादान। अपादान में से पृथकता का भाव होता है। इसमें देखिए सबसे पहले भय, जैसे वह सांप से डरता है, सांप से डरता है, तो यहां पे भय, जब व्यक्ति सांप से डरेगा तो उछल के दूर होगा या सांप के गले लगेगा, बोला नहीं सर गले लगेगा, गले नहीं लगेगा, दूर होगा। तो जब सांप से, इसका मतलब सांप से वो पृथक होगा। ठीक है, जैसे लाज, शर्म का भाव, जैसे सास बहू से लजाती है, अच्छा सॉरी, बहू सास से लजाती है ना, नहीं वैसे जमाना तो सही चल रहा है, बहू सास से लजाती है, बहू सास से लजाती है। अब बहू जब सास से लजाएगी तो लज जाएगी, मान लो कोई काम करे एकदम से सास आ गई तो लजाएगी, तो क्या करेगी, वो फट से दूर हटने का प्रयास करेगी या सास का हाथ पकड़ के कहेगी चलो अपन डांस करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं, वो दूर होगी। तो पृथकता का जहां भाव होगा वहां भी ये होगा। जैसे दूरी का भाव होता है, दूरी में क्या होता है, दूरी का भाव होता है, जैसे बीकानेर से जयपुर, बीकानेर से जयपुर 350 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे ये दूरी पृथकता हुई कि नहीं हुई, है ना। इसके अलावा जैसे उद्गम स्थल हो, जहाँ उद्गम स्थल की बात होगी, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है ना, निकलती है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, हिमालय से ये जब उद्गम हुआ तो वो वहां से अलग हो गई, तो जब अलग हुई तो वहां पे क्रिया कारक कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। इसके अलावा जैसे तुलना की बात करते हैं, तुलना की बात करते हैं, तो जैसे
मोर मोर मोरनी से सुंदर है, मोर मोरनी से सुंदर होता है। तो जब तुलना की बात की गई तो उसके गुण उससे कुछ अलग हुए, तो जहां तुलना की बात होगी वहां पर भी ये होगा। जहां आयु इस प्रकार, जैसे वह मुझसे मुझसे छोटा है, मुझसे छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो जहां अंतर की बहावत होगी, पेड़ से पत्ता गिरा, कोई चीज पृथकता की भाव होगी, वहां तो अपादान होगा। लेकिन जब साधन की बात होगी तब वहां पे करण कारक होगा। तो ये भी क्लियर बात हो चुकी है। अब आगे चलते हैं हम संबंध कारक। संबंध कारक में जो होता है काके की रारेरी नाने नी, है ना, तो इसमें सीधा होता है किसी अन्य से अपना संबंध, जैसे राजेश राजेश की पुस्तक, है ना, राजेश की पुस्तक, राजा के सैनिक, ठीक है, सैनिक। अब इसमें प्रश्न ऐसे आता है, वह राजेश का भाई डॉक्टर है। अब पूछेंगे भाई कर्ता कौन सा है, तो कर्ता कौन है, डॉक्टर कौन है? होने का काम तो भाई कर रहा है, तो ये तो करता है। लेकिन संबंध क्या है? ये संबंध कारक है, ये संबंध कारक है, क्योंकि भाई का राजेश से संबंध है, तो यहां पे होता है संबंध कारक। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसमें हम पढ़ते हैं काके की रारेरी और ना ने नी, काके की रारेरी ना ने नी। तो जैसे अगर इस प्रकार से वाक्य है ना, अपने 4 कारखाने हैं, कारखाने हैं, तो इस ने को देखकर गलती से मत कर देना कहीं कौन सा क्या कहते हैं उसे, कर्ता कारक मत कर देना गलती से, क्योंकि यहां क्रिया क्या है, और होने का काम कौन कर रहा है? कारखाने कर रहे हैं, तो यहां पे कर्ता कारक तो कारखानों में है। ये अपने क्या है? अपने तो संबंध कारक है, और संबंध कारक में जो नाने नहीं है वो केवल आपके साथ ही लगते हैं, याद रखें। अपने तो 4 कारखानों से अपना संबंध है, कारखानों से अपना संबंध है, ठीक है। अपना भाई चल रहा है, अपना भाई मान लो अध्यापक है। अरे अपने भाई की बात छोड़ो, अपना भाई तो अध्यापक है, इस प्रकार से आ जाए। तो अब यहां पे अध्यापक होने का काम तो भाई कर रहा है, भाई करता है ना, करता कौन है? भाई है। लेकिन ये अपना क्या है? अपना इस भाई से संबंध कर रहा है। तो जब आप सर्वनाम आता है तो उसके साथ ना लग जाता है ना, तो वहां पे संबंध कारक होता है। ये बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, कहीं गलती से ना नहीं देख के कर मत देना, है ना। तो ये होता है संबंध कारक। अब रही बात अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में भी क्या होता है? मे पे पर होता है। क्या होता है? मे पे पर। इसमें क्या होता है? क्रिया के होने का स्थान पता चल रहा है। जैसे आज घर घर सोना बरसेगा, आज घर घर सोना बरसेगा। तो अब घर घर, ये जो क्रिया बरसेगा, ये कहां संपन्न हो रही है? घर घर में। कौन सा कारक है? ये अधिकरण कारक है, क्योंकि स्थान। पानी में मछलियां तैर रही है, पानी में मछलियां तैर रही है, तो यहां पे पानी में मछलियां, पानी क्या? स्थान है। स्थान यानी क्रिया, तैरने का काम कहां हो रहा है? आसमान में पतंग उड़ रही है, उड़ने का काम कहां हो रहा है? स्थान। तो जहां स्थान का बोध होगा वहां अधिकरण कारक होगा। और संबोधन आप सब जानते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, तो संबोधन कारक। तो ये आपके कारक टॉपिक का एक छोटा सा रिवीजन था, और थोड़ी सी चीजें जो मैंने बताई वो विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे। उससे क्या होगा? किसी प्रकार की अगर टॉपिक आ भी जाए ना, तो एक बार आप है ना 26-27 से नीचे नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पढ़ेंगे हम, और विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न आता है, और 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो चिन्ह देकर पूछेंगे निम्न में से इस चिन्ह का क्या नाम है। दूसरा लैंग्वेज देख के पूछेंगे कि यहाँ इस कंडीशन पे कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो हमारे पास चिन्ह मैंने पहले ही लिख लिया, ताकि आपका समय नष्ट नहीं हो में लिखते समय, और 1 घंटे में कुछ आपको ज़्यादा फायदा मिले। देखिए, सबसे पहले पूर्ण विराम की बात करूं तो पूर्ण विराम आपको पता है कि वाक्य पूर्ण होने पे लगाया जाता है। जैसे मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, गाना के बाद अल्प विराम लगेगा। क्यों लगेगा अल्प विराम? क्योंकि बात वहां पर पूर्ण नहीं हुई है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो जब बात पूरी हो जाती है तब क्या लग जाता है? पूर्ण विराम लग जाता है। आजकल अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप नाम का पूर्ण विराम लगता है। अब रही बात अर्ध विराम। अर्ध विराम कहां लगता है? जहां अल्प विराम से, अल्प विराम क्या होता है? जहां
थोड़ा बहुत रुकना पड़े और जो एक ही मतलब क्या कहते हैं समानता सूचक शब्द आते हैं तब उनको एक साथ दर्शाने के लिए कोमा लगा देते हैं, जैसे राम, मोहन, सुरेश, गीता, सुनीता और लास्ट वाला होता है उससे पहले और लगा देते हैं। तो अल्प विराम का तो आप सबको पता है। अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम ये होता है जहां अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकना पड़े। अल्प विराम थोड़ा सा अधिक रुकना पड़े, जैसे मान लो यूं दे दिया कि जब तक भारत में लोग, है ना, भूखे, कौमा नंगे, कौमा गरीब, कौमा इस प्रकार, तो ये कौमा लगेगी, है ना। मान लो भूखे, नंगे, गरीब, उसके बाद दे दिया रहेंगे, है ना। अब देखिए बात कंटिन्यू चल रही, जब तक भारत में भूखे नंगे लोग रहेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, यहां लगेगा अर्धविराम, कितनी भी योजनाएं बने, यानी वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक भारत में, देखिए यहां से पता चल रहा है कि ये वाक्य को अभी तक पूरा कंप्लीट बाद में, जब तक भारत में लोग भूखे नंगे गरीब रहेंगे, तो अब आगे कुछ और भी तो होगा ना। इस क्या ये वाक्य कहने का मतलब क्या निकला, तो मतलब दर्शाने के लिए हम वाक्य शुरू करेंगे, तब यहां अर्धविराम लग जाएगा। कितनी भी योजनाएं बने, हल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से जब अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकना पड़े तो वहां पे अर्धविराम होता है। एक बात जब चल रही हो और उसमें अल्प विराम बार बार आ गया हो, लेकिन वो बात, एक सेंटेंस खत्म होके उस सेंटेंस की व्याख्या सूचक देखा जाए या उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तब बीच में हमें अर्धविराम लगाना पड़ता है। प्रश्न चिन्ह आप सबको पता है, प्रश्न चिन्ह कहां लगाया जाता है। अवतरण चिन्ह जो होता है, इकहरा और दोहरा, दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, 6, 9 जिसे कह सकते हैं, और 66, 99। इसमें कोई खास बात नहीं है इकहरा दोहरा चिन्ह में, जैसे यहां पर दे रखा है कोष्टक वगैरह, अच्छा उससे पहले है अवतरण, कोष्टक, निर्देशक, विस्मयादिबोधक, ये फिर मैंने कहां से लिखा है भाई, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, हाँ अवतरण चिन्ह या फिर इकहरा दोहरा। देखिए किसी उक्ति, कहावत, वक्तव्य, उदाहरण, संवाद, साधारण, जैसे सांच को आंच नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए इसमें एक चीज बता दूं, जब कोई उक्ति, है ना, कोई पंक्ति कहते हैं, तब तो हम किसी, भाई फलाने व्यक्ति ने ये कहा इस प्रकार, लेकिन मतलब कोई सिंपल सी बात हो ना, कोई उक्ति हो, उसको हमें लोगों को इंडिकेट करना हो, तब तो हम इकहरा चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जब ज्यों का त्यों सेंटेंस पूरा रख देते हैं, मेरी बात को समझना, ज्यों का त्यों सेंटेंस पूरा रख देते हैं, जैसे मान लो आराम हराम है, उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, 66, 99 में लगाना पड़ता है। जैसे अहिंसा परम धर्म है, अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा लगाना पड़ेगा, अहिंसा परम धर्म है। बात समझ गए? तो ये जरूर याद रखना, इकहरा कहां लगता है, दोहरा चिन्ह कहां लगता है। उसके बाद में कोष्टक चिन्ह होते हैं, 3 प्रकार के कोष्टक बताए गए हैं, ये आप सब जानते हैं। निर्देशक, ये निर्देशक किसी भी चीज को निर्देश करने, जैसे वार्तालाप, जैसे मान लो कृष्ण, अब कृष्ण क्या कह रहा है, जैसे नाटक, संवाद, एकांकियों में हमें ये मिलता है, कृष्ण हे अर्जुन सुनो, हे अर्जुन, इस प्रकार से। तो ये निर्देश करता है, मतलब बोलने वाला व्यक्ति कौन है। नाटक में, या मान लो जैसे आपको यूं बताऊं, कोई नाटक का सेंटेंस आ जाए, कोई एकांकी का सेंटेंस आ जाए, कोई कथन कहना चाहता है, तब वहां पे निर्देशक होता है। जैसे वार्तालाप में वक्ता के आगे ये चिन्ह लगता है, वार्तालाप जब भी होता है तो वक्ता, बोलने वाले के तुरंत आगे ये चिन्ह लगता है। और विषय निर्देशक शब्दों में लगता है, जैसे हम जहां ये लिखते हैं ना, जैसे, ठीक है, प्रसंग, ठीक है, यथा, ठीक है, यथा, उदाहरण, इन सब के आगे ये निर्देशक चिन्ह ही लगता है। इनके आगे क्या लगता है, निर्देशक चिन्ह लगता है। विशेष याद रखना, निर्देशक है, आगे योजक चिन्ह और आएगा, वो अलग है, और आगे एक ये चिन्ह और आएगा, कौन सा, विवरण चिन्ह। ये तीनों चीजें अलग अलग है। तो निर्देशक आपको बता दिया कहाँ लगता है, विस्मयादिबोधक, जहां विस्मय का भाव होगा। विस्मय कितने प्रकार के होते हैं वो आप सबको बताएं। योजक चिन्ह जैसे द्वंद्व समास में आप देखते हैं, द्वंद्व समास में एक ही समान भारत पाक, है ना, भारत पाक जोड़ दिया, जैसे कश्मीर कन्याकुमारी, इस प्रकार से, राजस्थान गुजरात, ठीक है, सीता, और जैसे राम रावण, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, लाभ हानि। तो ये होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में उन्होंने लिख रखा है कि यह चिन्ह समास युक्त अर्थात संयुक्त शब्दों के बीच में
आता है। समास युक्त है संयुक्त शब्दों के बीच में आता है। कभी भी आप योजक चिन्ह वहां नहीं लगाओगे। जैसे मान लो उदाहरण के आगे आप कोई कह दो कि भाई यहाँ पे क्या लगेगा, ये योजक चिन्ह है, नहीं ये योजक चिन्ह नहीं है, ये निर्देशक चिन्ह है। और वक्ता कोई बोल रहा है तो बोलने से पहले हमेशा निर्देशक चिन्ह ही लगता है। अब बात करते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम जैसे क्या होता है कि किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक के एक भाग को जब दर्शाया जाता है, किसी भी अपूर्ण विराम कहा लगता है किसी संबंधित विषय या शीर्षक के एक भाग को अलग से सूचित किया जाए। जैसे देखिए, मान लो यूं लिखा, आतंकवाद गंभीर, आतंकवाद एक चुनौती। हमने कारणों की परिणामों की बात नहीं की, आतंकवाद एक चुनौती, ठीक है। जैसे प्रेमचंद एक अध्ययन। तो जब एक टॉपिक का सब टॉपिक निकालते हैं, है ना, तब वहां पर हमें अपूर्ण विराम लगाना पड़ता है। ये होता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम और अर्ध विराम का अंतर को स्पष्ट समझें। अपूर्ण विराम और अर्ध विराम को जो अंतर है उसे स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये था आपका अपूर्ण विराम, ठीक है। अब बात करते हैं विवरण चिन्ह की। विवरण चिन्ह से संबंधित क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। विवरण चिन्ह जो होता है उसमें जैसे इसको यूं समझ सकते हैं कि अपूर्ण विराम और विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह के स्थान पर किया जाता है, विशेष रूप से जब परिभाषा, लक्षण, भेद, उदाहरण के प्रसंग हो। जैसे मान लो वही सेम बात है कि निर्देशक के स्थान पर ये चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे मान लो थोड़ा सा विस्तृत हो ना, बड़ा टॉपिक, जैसे समास के भेद, तो अब यहाँ पे निर्देशक की बजाय उचित रहता है कौन सा लगाना, विवरण चिन्ह। ये लगभग सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे मान लो एकदम से एक, या मैं इसे यूं कह सकता हूं कि निर्देशक में तो एक चीज की व्याख्या की गई है, निर्देशक चिन्ह लगा दिया वक्ता के पहले। अब वो वक्ता एक बात बोल के खत्म कर देगा, फिर दूसरा वक्ता बोलेगा, यूं करके चलेगा, ठीक है। या फिर जैसे उदाहरण है तो उदाहरण 1 2 3 4 वो एक साथ बता दी। इसमें क्या होता है, सीधा लिख दिया, जैसे अलंकार के उदाहरण, ठीक है, अलंकार के उदाहरण, और फिर उसके बाद उदाहरण ही उदाहरण है, कंटिन्यू। तो ये अब जैसे मान लो व्याख्या शब्द आए तो व्याख्या के आगे तो निर्देशक लगता है क्योंकि वो व्याख्या कंप्लीट हुई, बात खत्म। लेकिन उदाहरण में तो खूब आ जाएंगे, समास के भेद में जितने भी समास के भेद हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो अगर जैसे इसमें आ गया विशेष सूचना, ठीक है, और विशेष सूचना अगर मान लो पॉइंट्स में दे दी, विशेष सूचना जैसे अगर पॉइंट्स में दे दी तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो ये हेडिंग बन गई। तो जहां हेडिंग लगेगी, क्या लगेगी, जहां कोई बड़ी हेडिंग लगेगी वहां पे, और उस हेडिंग के अंतर्गत बहुत सी बातें होगी, तो वहां आप कोशिश करें कि विवरण चिन्ह को ही लगाएं। क्योंकि देखो इन्होंने लिख रखा है कि अपूर्ण विराम तथा विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह के स्थान पर किया जाता है। अब लाघव चिन्ह क्या है। लाघव चिन्ह आपको पता है, जब किसी बड़ी विस्तृत चीज को शॉर्ट में बताया जाए तब लाघव चिन्ह होता है। त्रुटि परक या हंसपद चिन्ह, हंसपद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 2 पैर होते हैं, वो हंस की तरह ही होते हैं। तो ये हंसपद कब लगता है, जैसे हिंदी में 11 होते हैं। अब भूल गए हम स्वर लिखना, तब क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लगाते हैं और यहां लिख देते हैं स्वर, है ना। तो ये होता है त्रुटि परक, या कोई चीज भूल जाए, छूट जाए तो वो हंसपद चिन्ह लगाकर लिखते हैं। तुल्यता पूर्वक यानी जो समान चीजें होती हैं उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब हम सोचते हैं सर समान चीजें क्या होगी, तो समान चीज जैसे जलज का मतलब क्या होता है, कमल। तो जलज और कमल, जलज बराबर क्या है, कमल है। जैसे मान लो मैंने कहा 100 पैसे, तो बराबर मैं क्या कर दूंगा, 1 रुपया। तो ये जब समान चीजें होती है तब उनके लिए तुल्यता। और स्थान पूरक, अगला जो लास्ट आता है स्थान पूरक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जैसे मान लो कोई बात कहकर बीच में छोड़, अरे तुम रहने दो बस, मैं ज्यादा कुछ, ठीक है, तो कुछ कहना चाहता हूं वगैरह। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, या जैसे कई बार यूं भी होता है, इसके ये दो तरह के होते हैं। जैसे जो जन्म लेता है उसके बाद डैश 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 निश्चित है। तो अब यहां पे एक शब्द आएगा, उसके लिए क्या कर दिया इन्होंने, पहले से खालिस्तान छोड़ दिया।
तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, विराम चिन्ह इतने टफ टॉपिक नहीं है जितना आप समझे। 4 वाक्य पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि भाई कहाँ पे ये अल्प विराम है, कहाँ पे हल्का सा ठहराव हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, किस चिन्ह का क्या नाम है, कौन सा किस जगह प्रयुक्त होता है। थोड़ा सा बस विशेष ध्यान रखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्लास आपके विराम चिन्हों की भी काम आएगी। तो ये विराम चिन्ह भी आपके जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। क्लियर बात है। अब आप देखिए, मैं जानता हूँ, देखिए है ना, मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर हम कब देखें, अब हाउजुजू है ना, मारवाड़ी में हाउजुजू होने समय कौन नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, जी हाँ बिल्कुल, हाउजुजू मतलब घबराहट करने का समय नहीं है। तो अब तक लगभग देखिए 3 टॉपिक अभी और बता दिए मैंने आपको, वाक्य शुद्धि बता दी, और ये क्या नाम है, विराम चिन्ह बता दिए, और कारक बता दिए। अब जैसे बड़े बड़े टॉपिक की बात करूं, समास, ठीक है, तो ये टॉपिक आप सब जानते हैं कि एक दिन में होने वाले शब्द नहीं है। इसमें 2-3 चीजें आप समझ लीजिए। एक चीज तो ये याद रखना कि सबसे पहले आप याद रखिए कि जो समास होते हैं उसमें अव्ययी भाव समास, जिसकी मैं बात करूं अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास। इसमें मेरा अगर पिछला वीडियो अगर देखा हुआ है तो स्पीड से करके देख ले, मैंने उसमें बता रखा है कि जैसे मान लो कोई भी उपसर्ग आए, कोई उपसर्ग युक्त शब्द हो, ठीक है, या कोई शब्द की पुनरुक्ति हो, है ना, पुनरुक्ति हो, या फिर जैसे मान लो कि कोई शब्द के आगे जैसे आ लग जाए, नी लग जाए, बे लग जाए, ये सारे शब्द इसी अव्यय भाव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बता रखा है कि जिन शब्दों के पीछे पूर्वक, अनुसार, ठीक है, अर्थ, ठीक है, पूर्वक, अनुसार, अर्थ, ध्यानपूर्वक, और उपरांत, इस प्रकार से मैंने बता रखा है कि वो शब्द सदैव क्या होते हैं, वो अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। और मेरे जो नोट्स दिए गए हैं उन नोट्स से बाहर समास नहीं पूछा जा सकता, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। रीजन, मैंने बहुत अच्छे शब्द कलेक्ट करके लिखे हैं। तत्पुरुष समास की विभक्तियों के बारे में विशेष ध्यान रखें कि कहाँ पर को विभक्ति आएगी, कहाँ पर कौन सी आएगी। अब एक जो तत्पुरुष समास में आपको बता दूं, जो अलुक तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष, देखिए बाकी आप सब पढ़ लोगे। अलुक तत्पुरुष की बात करूं, एक नया तत्पुरुष होता है, ठीक है, इनकी बात कर लेता हूं मैं। नया तत्पुरुष, देखिए शॉर्ट में तो इतना ही हो पाएगा, आप सब समझदार हैं, ठीक है। उपपद तत्पुरुष, और एक होता है लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक है। नया में तो आप जानते हैं कि नकारात्मक भाव देगा अकारण, तो इसका विग्रह क्या होता है, न कारण, ठीक है। नास्तिक का क्या हो जाएगा, न आस्तिक, इस प्रकार से होता है। अलुक तत्पुरुष जो होता है ना, इसकी खास बात क्या होता है, जैसे इसमें विभक्ति जो होती है ना, किसी न किसी रूप में आती है साथ में। जैसे मान लो खेचर शब्द आया, खेचर शब्द, तो इसमें ख का अर्थ तो होता है आकाश, और चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला। लेकिन विभक्ति जैसे इसमें में विभक्ति है, तो वो में विभक्ति किस रूप में आई है, मात्रा के रूप में में विभक्ति आई है। तो विभक्ति जब किसी न किसी रूप में, दो शब्द तो ये हैं, खच्चर होना चाहिए था लेकिन खच्चर नहीं, खेचर आया, इसका मतलब यहां पर अलुक तत्पुरुष है, विभक्ति इसमें एक ही मात्रा के रूप में आई है। जैसे मान लो आप शब्द आ गया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, तो इसमें जैसे युद्ध और एक शब्द है स्थिर, ठीक है, तो ये मात्रा किस कारण से आई, ये तो ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे इसमें इस प्रकार के उदाहरण बड़े आते हैं, जैसे धनंजय, धनंजय, तो धनंजय जो शब्द है, धनंजय है, मृत्युंजय है, विश्वंभर है, ठीक है, विश्वंभर, ये जो समास होते हैं, ये इनमें क्या है भाई, दो शब्द क्या है, एक तो शब्द है धन और एक शब्द क्या है जय, इसमें भी एक शब्द क्या है विश्व, और इसका एक शब्द क्या है भर। लेकिन यहां पे देखिए बिंदी आई है, ये बिंदी किस रूप में आई है, ये कारक की विभक्ति है, कारक की विभक्ति किसी न किसी रूप में साथ में विद्यमान रहती है। तो जब दो शब्द अलग करने के बाद कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बच जाए, इसका मतलब वहां पे अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। धनंजय, विश्वंभर, ये वगैरह सारे इसी के होंगे, नंबर 1 बात, ठीक है। उसके बाद में बात करूं उपपद तत्पुरुष के अंदर, मतलब होता है जैसे सिंपल होता है, जैसे जलज, इसमें जो जलज, तो जल में जन्म लेने वाला, तो कोई न जो विशेषता होती है वो प्रत्येक रूप में आती है, जल में जन्म लेने वाला, पादप, पैरों से पीने वाला, ठीक है। ऐसे ही जैसे द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला, द्वीप, है ना, इस प्रकार से उदाहरण आते हैं, वो उपपद में आते हैं। लुप्त पद में आपको पता है एक साथ अनेक पद लुप्त होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है, पवन चक्की, ठीक है, घृतान्न, ठीक है, और रसगुल्ला, दही बड़ा, ये सारे शब्द जो होते हैं वो उपपद में आते हैं। तो इन चारों का विशेष ध्यान रखें। इसमें इस प्रकार से होता है, विभक्ति किसी न किसी रूप में रहती है। नए के अंदर न कारण, नास्तिक, अनहोनी, है ना, अन, अन्न, और
न, नास्तिक, ना, ये 4-5 उपसर्ग आते हैं, ये पढ़ा हुआ होगा आपके। उपपद में जो विशेषता होती है वो प्रत्यय के रूप में आती है, तो ये इनका विशेष ध्यान रखें। एक दूसरी चीज और बता दूं कि जहां कहीं योग रूढ़ शब्द आ जाए, जैसे मान लो सीधी सी बात है त्रिनेत्र है, तो हम ये जानते हैं कि ये शब्द किसके लिए रूढ़ हो चुका है, ये रूढ़ हो चुका है शिव जी के लिए। लेकिन देखिए इसका प्रयोग पर डिपेंड करता है, इसके प्रयोग पर डिपेंड करता है। जैसे शिवजी ने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म किया, कामदेव को भस्म किया, तो यहां पर ये त्रिनेत्र है ना, यहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु होगा, क्योंकि शिवजी ने तीसरे नेत्र से क्या कर दिया, उसको कर दिया। लेकिन अगर वही आए कि त्रिनेत्र की पूजा चारों ओर चल रही है, तो यहां पे 3 है नेत्र, जिसके अर्थात शिव जी की पूजा चारों ओर चल रही है। तो इस बात का ध्यान रखें, वाक्य प्रयोग बहुत डिपेंड करता है। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे मान लो शब्द आता है शीतोष्ण, शीतोष्ण, तो अब देखिए शीत या उष्ण, इस प्रकार से आ गया, शीत या उष्ण, शीत और उष्ण, तो ये अलग अलग चीज आती है। लेकिन कई बार मान लो अगर वहां पे ऑप्शन में द्वंद्व है तो बिल्कुल द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन कई बार शीतोष्ण जो होता है उसमें द्वंद्व ऑप्शन में नहीं होगा, वहां पे कर्मधारय होगा, तो इसका विग्रह कैसा हो जाएगा, जो शीत है जो उष्ण है, जो शीत है जो उष्ण है। तो एक एक शब्द के, क्योंकि समास का नियम होता है नाम के मतलब विग्रह के अनुसार नामकरण बनता है, तो जैसा विग्रह होगा वैसा ही नामकरण होगा। और जहां ऑप्शन में बहुव्रीहि हो और वो शब्द आपको लग रहा है तीसरा अर्थ दे रहा है, तो पहली प्राथमिकता वो आपको बहुव्रीहि को देनी है, चाहे वो किसी चीज का उदाहरण क्यों ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। अब मैं आपको संधि में भी, देखिए मैं आपको संधि की छोटी सी बात बता दूं कि संधि में भी जैसे स्वर संधि है, तो उस स्वर संधि में जैसे मैंने बता रखा कि प्लस के बाद ईश, ठीक है, ईश्वर, इक्षण, जैसे मान लो उदाहरण आता है ना कपीश, कपीश की संधि करेंगे तो हम जानते हैं कि कपी धन ईश होगा। अब कई बार सोचते हैं कि भाई कौन सा ईश होगा, ये ईश होगा, ये, तो प्लस के बाद ईश, ईश्वर, इक्षण, इप्सा, ठीक है, इक्षित, इप्सित, ठीक है, ईश, ईश्वर, इक्षण, इप्सा, इप्सित, इक्षण, ये सारे शब्द जो होते हैं ये बड़े आते हैं, दीर्घ आते हैं। इनके अलावा जो होता है वो छोटा आता है। मैंने अपनी संधि की क्लास में, स्वर संधि की क्लास में, दीर्घ संधि की क्लास में ये बता रखा है, वहां से एक बार जरूर देख लें। ऐसे ही मैंने कुछ और शब्द बता रखे हैं, जैसे ऊर्ध्व है, ऊर्जा है, ऊर्मी है, ठीक है, और ऊढ़ा है, ये कुछ शब्द होते हैं, ये बड़े आते हैं, बाकी सारे छोटे आते हैं। इसके आगे अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो वो याद रखना, उसमें मात्रा बड़ी आएगी। कौन सी आएगी, बड़ी। अगर पुल्लिंग है तो मात्रा कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो कैसी मात्रा आएगी, वो आएगी 100% छोटी मात्रा आएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए ये संधि वाले जो शब्द हैं आप जरूर एक बार थोड़ा सा बहुत, आपको जहां जिस टॉपिक में दिक्कत आए ना वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे वहां देखिए। अब मैं आपको थोड़ा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी कुछ शॉर्ट 2-3 चीजें बता देता हूं, उसको देखना, क्योंकि ये विस्तृत टॉपिक है, इतना जल्दी ये क्लियर नहीं होते हैं। इनको एक साथ एक क्लास में करने के लिए अपने कम से कम 1.5 घंटे क्लास चाहिए, 1.5-2 घंटे की अलग से क्लास चाहिए, तब जाके होगा। तो देखिए अब आप, मैं बताऊं उपसर्ग और प्रत्ययों में, उपसर्ग प्रत्ययों में एक तो विशेष ध्यान रखें कि उपसर्ग में जैसे तत्सम उपसर्ग हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, अपर, अपरि, प्रति, दूर, दूर, निस, है ना, तो इसमें आगे जो शब्द होता है वो तत्सम के साथ तत्सम ही जुड़ता है, तद्भव के साथ तद्भव जुड़ता है। एक चीज ये भी होती है प्रत्ययों की, स्पेशल ये होती है, तो उपसर्ग अपने नवीन हिंदी व्याकरण में जितने भी है ना, एक बार उनको जरूर पढ़ लें। मेरा मानना है पेपर में एक तो परा और पर में कंफ्यूज किया जा सकता है आपको, एक जो अन और अनु में किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो शब्द आते हैं निश्चय, ठीक है, ऐसे ही आ गया मान लो षटकोण, निष्पाप, और एक आ गया मान लो निस्तेज। तो याद रखें इन तीनों में, चाहे सशंकर, षटकोण और सड़क है, उपसर्ग पूछा जाए तो सड़क ही होगा। लेकिन अगर इनकी संधि पूछी जाए तो देखिए यहां पर तो ये उपसर्ग की बात करेंगे तब तो इसका, अगर उपसर्ग के अकॉर्डिंग इसका टुकड़ा करेंगे तब तो ये होगा निस धन चय, लेकिन अगर संधि के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसका टुकड़ा होगा निह धन चय। तो संधि में तो हम विसर्ग लगाते हैं और जो उपसर्ग टॉपिक आता है तब हम स लगाते हैं, यही नियम दुस में रहेगा,
ठीक है। और इसके अलावा जैसे उपसर्गों में, हाँ भाई, इसके अलावा कंफ्यूजन अन और अनु। एक और बताऊं, जैसे एक होता है कौन सा था, अति अध्ययनो, अभी अव अवगुण है ना, अवगुण, ओ और अव है ना, अवगुण और अवगुण। तो इसमें कई बार यूं भी पूछा जाता है कि चारों शब्द में उपसर्ग होता है, आपसे वो पूछा है निम्न में से कौन सा असंगत है। खैर इतना टफ प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। तो वो होता है कि 3 तो तत्सम उपसर्ग होते हैं, एक तद्भव उपसर्ग होता है, तो जो भिन्न होता है वो निकालना होता है। टफ प्रश्न होता है ना, वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो याद रखें। तो ये आप एक बार नवीन हिंदी व्याकरण से थोड़ा सा पढ़ लेना, 20 से 25 मिनट लगेंगे। अगर पढ़ा हुआ है ना तो 25 मिनट में उपसर्ग सारे क्लियर पढ़ लोगे आप। एक रिवीजन मारना है। प्रत्ययों को एक छोटी सी बात बता देता हूं, उससे काफी कुछ प्रत्यय आपके हल हो जाएंगे। प्रत्ययों में एक चीज का विशेष याद रखना। एक तो पहली बात, जो अंतिम वर्ण हो, अंतिम वर्ण को स्वर रहित मानना चाहिए। स्वर रहित माने, अंतिम वर्ण को स्वर रहित माने। दूसरा, मूल जो शब्द होता है, मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ मिलना चाहिए, अर्थ मिलना चाहिए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा शीत प्लस ल, क्या बना, शीतल। और एक मैंने लिखा शी प्लस तल, तो ये भी बना शीतल। लेकिन यहां पे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, अंतिम वर्ण को स्वर रहित मानना चाहिए। ये क्यों मानना चाहिए, पहले इसकी बात करूं। जैसे मैंने लिखा बेल प्लस अन प्रत्यय, तो बनता है बेलन। लेकिन आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ना, वो क्या करती है, वो कहती है बेल प्लस न बराबर बेलन बनता है। ठीक है, और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको सही मानती है, मैं बता देता हूं। अब देखिए, बेल प्लस अन, तो हमने अन माना, तो इसमें अगर हम यहां अ मान लेंगे तो ये बेलान हो जाएगा। तो इसीलिए हम अंतिम शब्द को क्या मानते हैं, स्वर रहित मानते हैं। जैसे और देखिए, बच प्लस अत प्रत्यय होता है, तो इसको अगर हम, मतलब होता नहीं है, हमें मानना पड़ता है हलंत युक्त, यानी स्वर रहित मानते हैं ना, तब ये प्रत्यय आकर इसमें जुड़ता है, तो बच हो जाएगा, फिर त जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा बचत। लेकिन ये बेलन और बचत, इन दोनों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार टुकड़ा ये है, बचत। और आप भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को फॉलो करें, हमें फॉलो नहीं करें, इस मामले में बता देता हूं। सही ये है, लेकिन अपने नवीन हिंदी व्याकरण में यही है। तो अब देखिए, ये दूसरा नियम, मूल शब्द का, ये मूल शब्द है, मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ मिलना चाहिए। तो शीत का शीतल से अर्थ मिल रहा है, यहां पे शी का शीतल से कोई अर्थ नहीं मिल रहा है ना, और तल का शीतल से कोई अर्थ नहीं मिल रहा। तो जो मूल शब्द होता है उसका प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ मैच करना बहुत जरूरी है, वरना इसका मतलब, जैसे आप देख लीजिए, शब्द क्या है, बेल प्लस अन, तो शब्द क्या बना, बेलन। अब देखिए, बेलन का इससे अर्थ मैच कर रहा है, बेलने का काम करता है बेलन। ऐसे ही देखिए, बच प्लस अत, तो बच, और शब्द क्या बना, बचत, तो बचाने का भाव क्या बन रहा है, बचत बन रहा है। ऐसे ही मान लो, जैसे पाठ प्लस अक, तो शब्द क्या बना, पाठक, बना कि नहीं बना, लेकिन और पाठ का इस पाठक से अर्थ मैच कर रहा है। तो मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द जो होता है उससे अर्थ मैच करना आवश्यक है, तभी जाकर आपका जो प्रत्यय का जो टॉपिक मान लो कोई आ जाए प्रश्न, तो वो सही होगा। देखो, पिछली बार भी रीट के अंदर लगभग आप मान लीजिए कि स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स थे, शायद 100 प्लस स्टूडेंट थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 30 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चन सही किए थे, और 8-10 तो ऐसे थे जिन्होंने 30 के 30 सही किए थे। इस बार भी आप लोगों को यकीन मानिए, अभी जो एग्ज़ाम से पहले जो थोड़ा सी घबराहट है, उसको लेकर आप शांति रखिए। कल थोड़ा सा टाइम मिलेगा। आज मैं अभी एक सेकंड लैंग्वेज की क्लास देने वाला हूं, विचार कर रखा है मैंने। उसके बाद मैं शिक्षण विधियों की क्लास के लिए भी अपन हो सकता है कि देंगे। तो कल एक वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो होगा, जिसमें आपको पेपर में इंस्ट्रक्शन, कल हमारी जो ड्यूटी से पहले इंस्ट्रक्शन की जो बताया जाएगा, भाई बच्चों को क्या क्या लेके आना है, रोल नंबर लेके आना है, कितनी फ़ोटो लेकर आनी है, क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल आपको बता दूंगा।
ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये चीज़ें परीक्षा सेंटर पर ले जानी है, कितने समय पहले आपको पेपर पे पहुंचना है और क्या क्या गलतियां जो है नहीं करनी है आपको। इनको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जाने से पहले, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और उसी में अपन थोड़ा सा मोटिवेशन की भी चर्चा करेंगे, जिससे थोड़ी सी घबराहट कम हो। कोई बड़ा पेपर नहीं है, ये मात्र पात्रता परीक्षा है, सिलेक्शन वाला पेपर नहीं है। सिलेक्शन आगे होगा, उस वक्त हम जितनी चाहे ना उतनी घबराहट कर लेंगे। अभी बिल्कुल घबराहट ना करें, रिलैक्स रहें। 30 में से, और देखिए आपकी जितनी तैयारी है ना पिछले हम 2-3, आप देखिए संस्कृत या फिर जिसके इंग्लिश है उसमें हम अगर मान लो कम से कम 30 में से 20 भी सही करें, कितने सही करें, 30 में से 20 भी सही करें, और हिंदी चाहे आगे हो यानी फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे पीछे वाले, हम उसमें किसी भी कंडीशन पे 25 से नीचे तो नहीं रहेंगे। हम इतना पढ़ चुके हैं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसएस की, एसएस में देखिए चाहे कितना भी कम करें, एक बार मैं कम से कम आंक के चलूंगा, 35 तो करेंगे 60 में से, यानी 55%, 35 क्वेश्चन सही नहीं करें, माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी तो क्या मतलब है। और फिर बात करते हैं साइको की, तो मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान में भी हम मान को कम मान के चलते हैं। कितने हो गए, 0 1 2 2 4 3 7 8 9 10, कितने हो रहे भाई, 100 क्वेश्चन। चलिए मनोविज्ञान बहुत टफ आ गई साहब, मनोविज्ञान बहुत टफ आ गई, हमने 10 क्वेश्चन ही किए, ये लो साहब, फिर भी कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। अब बताओ इससे कम और क्या करोगे, इससे भी कम कर रहे हो तो आपकी तैयारी नहीं थी, इसका मतलब आपने सही समय का इस्तेमाल नहीं किया, आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की। अब आपको लग रहा है, आपको ये देखते ही अंदाजा हो गया कि हाँ सर इतना तो मैं ले आऊंगी, सर इतने तो पक्के मेरे सही होंगे, अब तो मैंने रिवीजन बहुत बढ़िया हो गया, हाँ सर 35 वाली तैयारी तो मेरी है, सर मनोविज्ञान में 10 क्यों सर 15 तो कर ही देंगे हम कैसे भी करो। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कॉन्फिडेंस आपका सिलेक्शन कर पाएगा, यही कॉन्फिडेंस करवाएगा। भाई मैंने 2 बार रीट दी थी, जब स्टार्टिंग में 2011 और 2013 में, दोनों बार मैंने एक दिन भी किताब भी नहीं खोली रीट के अंदर, मैं रीट की किताब भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, और रीट में सीधा गया। एक बार 101 बने थे और एक बार 109 के करीब बने थे, तो दोनों के दोनों बार मेरे तो ईजी वे में क्लियर हो गई, क्योंकि यही टारगेट था कि इतने तो अपन कर ही देंगे। अब इससे कम कर रहे हैं तो यकीनन आप पढ़ाई में कोई कमी रही होगी। तो उम्मीद रखिए, मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस ये बहुत बड़ा एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। और पेपर दे के आओगे तो आंसर की जब मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद आप सब लोगों के कमेंट की बौछार आएगी कि सर मेरा पक्का होगा, मेरा पक्का होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ, ये 3 घंटे की क्लास थी, 1-2 पहले अपलोड कर दी, आज ये तीसरी क्लास है। तीनों क्लास में मैंने व्याकरण का जो सार था वो आपको बता दिया। अब एक शिक्षण विधियों की महा मेगा क्लास लेकर 100 क्वेश्चन की आपको कल सुबह या तो 7 बजे देते हैं जल्दी, और या फिर आज नाइट में देर रात आपको देते हैं 9 या 10 बजे करीब। तो उसके लिए आप तैयार रहना, बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करता हूँ मैंने जितना वादा किया था वो निभा दिया है। कुछ अगर कमी रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, समय मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट में बहुत कमी रही मेरे, इस कारण से थोड़ी सी कमी रह गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है इन 3 दिनों में, और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आपको देने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच, गुड लक। शिक्षण वीडियो की महा मेगा क्लास के साथ मिलते हैं, और एक इंट्रो वीडियो और इंस्ट्रक्शन वीडियो और दूंगा, बस 2 क्लासें और दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।